अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, उसमें हमने दो टॉपिक्स पे बात करनी है। एक तो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़िट हुआ है यूएस का, जिसमें उन्होंने मुलाकात की है प्रेसिडेंट बाइडेन से भी, और उन्होंने मुलाकात की कमला हैरिस से भी, और फिर यूएनजीए का जो सेशन चल रहा है उसमें भी उन्होंने तकरीर की है, और फिर अभी वो अपना ट्रिप करके मुकम्मल वापस जा चुके हैं। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि ऑकस जो एक इत्तेहाद बना है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके का, उसके बारे में भी ज़रा एयर मार्शल साहब से पूछेंगे कि ये एक इत्तेहाद जो बना है इसका फ़ायदा क्या है। पहले भी इतने सारे इत्तेहादात बने हुए हैं, तो इतने इत्तेहाद होने के बावजूद फिर एक नया इत्तेहाद जो है, एक नया अलायंस बनाना, उसका क्या मायनी है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और आज जो कल गुजरा है, यानी हमारे यहाँ तो आज ही है, वैसे पाकिस्तान और इंडिया में वो गुजर चुका है, हैप्पी डॉटर्स डे। जो वो भी सब लोगों को, जो बच्चियां हैं उनको भी, जो बेटियों का ये दिन है, उनको सबको हैप्पी डॉटर्स डे। और बेटियां जो हैं ये बहुत बड़ी नेमत होती हैं, इनको इनकी कदर करनी चाहिए और इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो इन तमाम ऊपर पे बात कर लेंगे, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हिमाचल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। आदाब हुजूर, आदाब। हिमाचल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की विज़िट के बारे में। उन्होंने बड़ा हेक्टिक दौरा था, उसमें उन्होंने बड़े लोगों से मुलाकातें की हैं, क्वाड की भी मीटिंग वहाँ पे हुई, प्रेसिडेंट बाइडेन से भी मुलाकात हुई, फिर यूएन जनरल असम्बली की जो स्पीच है उनकी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं। और फिर वहाँ से उन्होंने 157 जो एंटिक्विटीज़ हैं वो उनको मिल गई हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी वो वापस लाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको वो एक खुशखबरी के तौर पर बताएंगे। तो आप इस पूरे दौरे को किस तरह देख रहे हैं जी? मैं पहले अपने नाजरीन को बेटियों के दिन की मुबारकबादी देता हूँ और ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि कल ही हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारी जुडिशरी में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 50% वैकेंसीज खवातीन को मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। इससे अच्छा तोहफा हाँ, भारत कैसे दे सकता है खवातीन के लिए। हाँ, सही बात। जहाँ तक मोदी साहब का जिक्र किया आपने, देखिए ये पहले वजीर आजम है हिंदुस्तान के। पिछले 7.5 सालों में 3 अमेरिकन सदरों से मिले हैं और पिछले 4 साल तो, जैसे आप तो पंजाबी समझते हैं, पंजाबी में कहते हैं, काफ़ी जफियाँ और पपियाँ चल रही थी ट्रंप साहब के साथ। अब वो दौर गुजर गया है। एक तरीके की संजीदा, हस्ब मामूल, बाकायदेगिरी की सफारतकारी डिप्लोमेसी, स्टेट डिप्लोमेसी इज बैक, वापसी हुई है उसकी। ठीक। तो ये बहुत अहमियत रखता है। ड्रामाबाजी अब खत्म हो गई है और जैसे आपने कहा, आपने तो कह दिया, मगर सिर्फ एक और जोड़ना चाहता हूँ, उनसे कमला हैरिस से भी मुलाकात हुई। जी, जी, मैंने तो बताया था उसमें। उसमें उन्होंने कुछ जी, अहम मुद्दे उठाए हैं। जी, जी, तो बाइडेन की मीटिंग में जो हुई है, बड़े स्क्रिप्टेड रिमार्क्स रहे हैं। जी। तो वो पहले तो एक्सटेम्पर बातें होती थी, इस बार बाइडेन हाँ, साहब की एक चिट से पढ़ रहे थे क्या क्या हमारे जो कोई भी इश्यूज हैं। तो हाँ, खैर हमारे वजीर आजम ने चिट्स का इस्तेमाल नहीं किया, मगर स्क्रिप्टेड था उनका प्रोग्राम। और कुछ हंसी मजाक भी हुआ। हाँ। ये ये उन्होंने कोई कहा कि बॉम्बे में 5 बाइडेन हैं। उनका कोई तो रिश्तेदार भी है। तो ये एक सारे आलम को मैसेज जाता है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि उनके यहाँ भी इतनी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, मुझे याद है हमारी मैं तो, आप जानते हैं, मैं वायुसेना में रहा हूँ, हमारी भारतीय वायु एयरफोर्स में। तो या, हमारे एक मिडिल लेवल के अफसर कहते थे, उनका नाम था डेनिस लाफोंटेन। वो कहते थे कि क्या कभी आप सोच सकते हो कि एक डेनिस लाफोंटेन वायुसेना का चीफ बन सकता है। और वो हाँ, चीफ बने, हाँ, चीफ हाँ, बने।
हाँ, और ऐसे साथ में देखिए इदरिस हसन लतीफ, हाँ, हमारे जब सारे चीफ्स का अगर आप रिव्यू करेंगे, इससे हाईली सक्सेसफुल और कोई चीफ नहीं रहा है। हाँ, तो मतलब ये एक डाइवर्सिटी की बात की है। अब उन्होंने एक और भी अपने अफसरान को कहा है कि देखिए आप सप्लाई चेन्स की बात करें, बाकी बातें करें, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। मगर एक चीज जो बोल्ड लेटर्स में आया है, मेरे जी, ख्याल में तीन चीजें आई ठीक। हैं। एक है कि भारत की ताकतवर जमहूरियत, हुँ, वो एक आलम पे दिखाई गई है। ये ठीक। पहली बात है। दूसरा है कि जो कोई भी बातें हुई हैं बाइडेन साहब, ये कोई दुतरफी या इलाकाई बातें नहीं हुई हैं। ये इनकी कॉन्टेक्स्ट जो थी वो आलमी कॉन्टेक्स्ट थी। हुँ, आपके नाजरीन पूछेंगे कि क्या आलमी बातें हुई। हाँ, देखिए इस वक्त सारे आलम में महामारी है। टिक्का कराने की कैसी एक हिकमत अमली को आप इंक्लूड कर सकते हैं। अफ्रीका को देखिए, बाकी ममालिक में अभी भी महामारी छाई हुई है। छाई तो हुई है। इस पर भारत और अमेरिका एक दूसरे से बात करते करते कैसे, जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त हुँ, हुँ, सामने, वो टिक्का करवाने की क्या हिकमत अमली हाँ, होनी ठीक। चाहिए, और ये दोनों ममालिक कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक और जो उन्होंने तारीफ की बाइडेन साहब की, मोदी साहब ने, और जब कमला हैरिस से भी बात की उनकी भी बड़ी तारीफ की। हुँ, दिलचस्प की बात यह है कि वहां से उनकी तरफ से तारीफ नहीं हुई। हुँ, उन्होंने सिर्फ जमहूरियत की जो अंडरपिनिंग्स हैं, फाउंडेशंस हैं, उस पे ज्यादा तवज्जो दी है। हाँ, तो एक और चीज जो है कि मैंने इसका जिक्र किया है, मगर आपके नाजरीन जानेंगे कि दुतरफी, इलाकाई और आलमी जो कोई भी रिश्ते हैं, हाँ, तो वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को उनमें जोड़ा गया है। दे हुँ, बीन एंकर्ड इन हुँ, एंड ऑल थ्री साइमल्टेनियसली। मतलब ये बहुत अहमियत रखता हाँ, है कि हाँ, तीनों को आपने जोड़ दिया है। और आखिर में जो अगर आप टेकअवेज की बात करें, वो मोदी साहब ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। लेकिन वो जिस बड़े तरह जिस तरह इरमाक साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि वो जो ड्रामाबाजी का जो वक़्त था वो ख़त्म हो गया, और जो हमने देखा इस दफ़ा वो ये था, मैंने 10 साल कवर किया है अमेरिका में, व्हाइट हाउस को भी और यूएन को भी और कांग्रेस को भी। लेकिन जो गर्मजोशी थी वो मुझे नज़र नहीं आई। मैंने बड़ा माइन्यूटली फ़ॉलो किया, जो बाहर आके इस्तकबाल करना होता है, इवन फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में भी आप देखें कि मोदी साहब को इस दफ़ा जो इस्तकबाल था, वो बहुत ही म्यूटेड किस्म का था। अगर आप देखें कि रेड कार्पेट का तो नामो निशान ही नहीं था, सिर्फ 2 बाय 4 के फीट का एक रेड कार्पेट का एक टुकड़ा सा वहाँ पे रखा हुआ था। फिर आप देखें कि जो वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई हैं, वहाँ पे कोई इस तरह की गर्मजोशी हमें नज़र नहीं आई, जिस तरह के नॉर्मली हुआ करती, जिस तरह हाउडी मोडी के दौरान होती थी, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि वो सिलसिला खत्म हो गया। तो क्या कि क्या मैंने ये सिग्नलिंग थी अमेरिका की तरफ से कि हम ये लोग। ये बहुत बहुत अहम एक पॉइंट आपने उठाया है। इसका मैंने जिक्र किया है बड़ा इनडायरेक्टली कि हाँ, ड्रामाबाजी खत्म हो गई थी। उस वक्त तो काफी ड्रामाबाजी थी। अब जो रियलिज्म है रिलेशंस में, इस पे और बहस करेंगे, अभी 10-12 मिनट और हैं, ठीक। कि जो रियलिज्म है रिलेशंस का, रिश्तों का, हाँ, तो वो हम और ज्यादा देख रहे हैं। मगर जो जो टेक अवे है मेरी मेरी नजरिए से, हाँ, हाँ, वो सिर्फ हमारे और अमेरिका के लिए नहीं है, मेरे ख्याल में जनूबी एशिया के लिए भी है। अगर हम महामारी के लिए टिक्का कराने की या वैक्सीनेशन करेंगे, ये वैक्सीन स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है। इस पे ज्यादा गौर नहीं किया है लोगों ने, आपके जैसे नामनिगारों ने, हम्म, क्योंकि ये मसला जो है ये सारे आलम का है। हाँ, ठीक बात। इसके साथ ही जो टेक अवे है, वो मोदी साहब ने याद दिला दिया कि टैलेंट की जरूरत है। उनके 4 या 5 टीज थे। हाँ, टैलेंट मीनिंग जो काबिलियत हमारी डायस्पोरा की, पाकिस्तान का डायस्पोरा भी बहुत ताकतवर है, हाँ,
मगर हिंदुस्तान में ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी में वो डोमेन में है, बिल्कुल ठीक। सिलिकॉन वैली हो जहां भी हो, और वो कौन से मुद्दे आलम के हैं जो वो उनका रास्ता ना ढूंढे। वैसे ही तकनीक जो ढूंढ रहे हैं, ये हाई टेक्नोलॉजी, ये हमें जरूरत पड़ेगी। मैं मिसाल के तौर पे, हमारे किसान सारे आप जानते हैं, कम से कम 65% 60% किसान जो है अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। हालांकि बिल्कुल। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12-13% है सारे जीडीपी हाँ, में। मगर इस गरीब किसान को सारे हिंदुस्तान में आप क्या ताकत दे सकते हैं? वो एक मोबाइल है, उस मोबाइल पे उसका डायरेक्ट ट्रांसफर है, उस मोबाइल पे उसकी एजुकेशन है, उस मोबाइल ठीक बात। पे उसकी हेल्थ केयर है। और वो मोबाइल कैसे करेंगे आप? उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तीसरा, तिजारत की बात की है। चौथा, और बहुत अहम मुद्दा रखता है मेरे ख्याल में, आपके जो सोच समझ के नाजरीन हैं, वो मानेंगे कि ये जो जमीन है, हाँ, सरजमीन है, जो अर्थ है, ये हमारी ट्रस्टीशिप है, हमारे पास है। हम इसको कैसे महफूज रखेंगे? जिसपे हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, महामारी की बात करें, तो कैसे मिलजुल के हम ये काम कर सकते हैं? ये सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए नहीं है, जनूबी एशिया के लिए है। ठीक आपको ठीक। याद होगा, हमने एक प्रोग्राम में कहा था भारत पाकिस्तान को वैक्सीन बेचने के लिए तैयार था, हाँ, मगर उस वक्त फिर मुश्किल हमारी आई, क्योंकि सेकेंड वेव में बहुत ही ठीक। बुरा हाल रहा। हाँ, तो ये एक है। एक दिलचस्प मीटिंग जो हुई, जब अब आपका जो पॉइंट था इस पे क्लैरिफिकेशन होगी, वो कमला हैरिस की थी। हम्म, आप जानते हैं, पस मंजर जो बैकग्राउंड है कमला हैरिस का, बड़ी एक्टिविस्ट डेमोक्रेटिक लीडर जी हाँ, रही है। जी हाँ। और आपके नाजरीन ये भी याद रखेंगे कि कमला हैरिस ने कहा था, जब कश्मीर के बारे में। 370 हटाया गया हाँ, था हाँ, और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम कश्मीरियों को याद दिलाना चाहते हैं हम्म, कि वो अकेले नहीं हैं, हम हाँ, उनके साथ हैं। हम्म, इससे और अब उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अब वो सेनेटर नहीं है, अब नायब हाँ, सदर है नायब अमेरिका के। सदर हैं। ठीक तो बात। मुझे खौफ था कि कहीं हमने कोई जुआ तो नहीं खेला हाँ, अमेरिका के साथ, कि हमने ये मीटिंग करवा दी। तो हम्म, ऐसा ना हो कि वो उलट पलट की बातें करें। मगर दोनों साइड, प्राइम मिनिस्टर मोदी और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, दोनों ने एक तरीके से दानिशमंदी, हम्म, सियासतगरी, तो एक मेच्योरिटी, पुख्तगी ठीक। के अप्रोच से एक दूसरे से बात की। मगर ये पाकिस्तान को लिए तो मेरे ख्याल में ये खबर ठीक नहीं है, क्योंकि कमला हैरिस ने ये उठाया है कि हम्म, देखिए पाकिस्तान को ये, हालांकि हमारे वजीर आजम ने वो मुद्दा उनकी बातचीत में उठाया नहीं, मगर कमला हैरिस ने उठाया कि पाकिस्तान को जो कोई भी इस वक्त तक काम होता रहा है, एक पॉलिसी टेररिज्म की रही है, उसको न्यूट्रलाइज होना है, कि ताकि अमेरिका और भारत और बाकी ममालिक एक तरीके से सलामत रहे। मगर एक जो लेकिन लेकिन लास्ट ये चीज, पॉइंट, ये लेकिन ये चीज जो है, ये अमेरिकन मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। इसको नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया ये है। तो मैं कह रहा हूँ, कुछ बात है, हाँ, मैं बताऊंगा कि ये ना जो तो रिपोर्ट इंडियन किया है, मीडिया, ये इंडियन मीडिया ने किया है। ये तो आप तो मीडिया, आपका जवाब, ये तो जवाब आपसे मिलना चाहिए, मैं क्या हाँ, कहूंगा हाँ, इसके हाँ, बारे में। मगर एक चीज कहूंगा, हम्म, जो कमला हैरिस ने, एक तो मैंने कश्मीर का बैकग्राउंड की बात की है पहले, तो जिसमें सीएए में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसका एक तरीके से नॉन मुस्लिम्स के लिए बट जल्दी से शहरियत हो सकती थी, कि दस्तावेज मिल सकते थे, उस वक्त भी उन्होंने उसकी काफी नुक्ताचीनी की थी कमला हैरिस ने। या, मगर या, आखिर में ये मीटिंग के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ लॉस एंजलिस टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, जी जो जी आपने जी। कहा ना, वो मैं उनके वही लोगों, गुजारिश कर रहा हूँ, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मीडिया को देख रहा था, और ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो विजिट है, इसको इवन अमेरिकन मीडिया ने भी लिखा है कि उनका जो इस्तकबाल था और जो उनका ट्रीटमेंट था एट द वाइट हाउस, वो अनयूजुअली डैम्पेंड था। और उसमें मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, बल्कि मैं आपको ये इस पे स्क्रीन पे ला के दिखाता हूँ। ये आपके
बहुत ही करीबी साथी जो हैं, इजरायली अखबार है, ये उन्होंने ये लिखा है कि हिंदू मॉब्स, एंटी मुस्लिम बॉयकॉट्स इन मोदीज इंडिया, द echoes of 1930s Germany are growing louder. Modi is talking to the world leaders about the threat of Islamist radicalization, but the real threat to India comes from a radicalizing Hindu majority fueled by the increasingly brazen, violent anti-Muslim bigotry of Modi's own party. अब इसकी तफसील में नहीं मैं जाता, लेकिन यह कि ये आपका, मैंने ना कोई पाकिस्तान का अखबार आपको कोट किया, ना मैं कोई और कर रहा हूँ, ये इजरायली अखबार है, जो कि अब ये चीज़ें जो हैं ये अब इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ें आ रही हैं कि मोदी साहब के होते हुए वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा इशू बन चुका हुआ है। और स्पेशली इसी आर्टिकल में वो कहते हैं कि मुसलमानों को अब तैयार हो जाना चाहिए सेकंड क्लास सिटीजन के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ज़ाहिर है कि दुनिया देख रही है ना जी, ये तो बर्दाश्त नहीं होंगी जिस तरह के बाकी लोग समझते हैं कि हो जाएंगी। तो मोदी साहब जितनी मर्जी वो जिस बकौल आपके कि ड्रामाबाजी करते रहें, लेकिन ये चीज़ तो ये है, लोग देख रहे हैं ना जी। नहीं, ये तो हमने इस बात के बारे में कम से कम 6-7 प्रोग्राम्स में पिछले एक आपने खुद साल कहा में है, हाँ। ये हाँ इस पे काफी बहस हुई है। जी हाँ। इसमें कोई शक नहीं है, जो ग्लोबल परसेप्शन है मोदी साहब की पार्टी बीजेपी, हाँ जी। और जिसे एक हिंदुत्व पार्टी माना जाता है, दूसरा ये तंग नजरी का एक इम्पल्स माना जाता है उनमें है, और जो लीडरान हैं वो भी खुद मुख्तार लीडर हैं। वो हाँ मोदी साहब को भी खुद मुख्तार एक एक ऑटोक्रेटिक लीडर माना जाता है। मगर ये इस पे एक और दिलचस्प बात जो आपको और हमें उस पर बहस करनी है कि कैसे सारा आलम जो है वो फिर भी हिंदुस्तान के साथ किसी तरह से कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। इसीलिए मैं वापस ले जा रहा हूँ आपको कमला हारिस की मीटिंग में। उनकी मीटिंग लॉस एंजलिस टाइम्स के नोहा बेयरमन ने उठाई थी। हाँ तो उन्होंने कहा था कि देखिए, दोनों ममालिक में जमहूरियत इतनी बहुत ताकतवर है, मगर उसको महफूज रखना है। जमहूरियत के जो असूल हैं, हाँ जमहूरियत के जो इदारे हैं, ये एक बड़ा इनडायरेक्ट सा हिंट दिया गया था कमला हैरिस के में। हालांकि अगर आप अल्फाज पढ़ेंगे कोई समझ नहीं आएगी, मगर अल्फाज पे अगर आप एनालिसिस करेंगे, वो इनडायरेक्ट हिंट वही है जो आपने अभी जिक्र किया है कि देखिए उस रास्ते पे मत जाइए। आप अगर चाहते हैं कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि डाइवर्सिटी है हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो उसको आप यू प्लीज लिव दोज लाइंस। ये बल्कि आपने बल्कि लिखा है। बल्कि इसी इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपने कहा ना कि इनडायरेक्ट उन्होंने इशारा किया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो इनॉग्रल था उसमें डायरेक्ट इशारा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, और उन्होंने जिक्र किया गांधी जी का, और उन्होंने गांधी जी का जिक्र करते हुए नॉन वायलेंस की बात की। तो वो भी एक इशारा था गांधी मोदी जी के लिए कि जनाब आप ये देखिए कि आप जिनको आप तो उनके कातलों को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन गांधी जी का जो फलसफा है वो नॉन वायलेंस का है, और आपके यहाँ वायलेंस की इंतहा हो चुकी हुई है। नहीं, वो यही तो है ना, हम तो वही दोहरा हाँ रहे हैं जिस पे हमने बात की है। वो तो मेजर इशू जो है, जो मसला है, उन पे तो हमने काफी गुफ्तगू पहले की है। हाँ अभी भी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि मगर हमने दोनों को, मैं क्या कह रहा हूँ आपके नाजरीन को, एक तो गलतियां हैं, सरकार की गलतियां हैं। मैं तो सरकार का क्रिटिक खुद ही नुक्ताचीनी हाँ करता आ हाँ रहा हूँ पिछले 5.5 सालों से, 7 सालों से। दूसरी तरफ जो है, भारत की ताकत भी बढ़ रही है। हम्म, हाँ, उस पे कोई महामारी की वजह से ग्रोथ रेट कम हो गया है, मगर आलम भारत को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। और हमारे जो सरकार जो है, रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उसको ऐसे इम्पल्सेस को आगे जो तदबीरें होंगी, हिकमत अमली होगी, वो लाना है। आप हिंदुत्व पे बिलीफ रखते हैं, मगर हिंदुत्व आपका फ्यूचर नहीं है। हाँ ये एक पूरी तरह से सारे आलम से आ रहा है। तो ये अगर आप यूएन जनरल असेंबली में देखें, हाँ तो इतनी बातें मोदी साहब ने की हैं कि देखिए, वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो आपको याद होगा चीन पे उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, जो रैंकिंग्स हुई थी। तो दूसरा कि ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कमज़ोर हैं। हमें स्ट्रेंथन करना है यूएन का
ये चाणक्य को कोट किया, आप कह रहे थे कि गांधी जी को बाइडेन ने कोट किया, इन्होंने चाणक्य और टैगोर को, और जब उनके दोनों के ख्यालात हैं वो भी डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी बात कर रहे हैं। और एक तरीके से जैसे मैंने इतनी बार कहा है कि वैक्सीन स्ट्रैटेजी और भारत और अमेरिका इस पे जुड़ेंगे, क्वाड भी रहेगा, बहुत ही अहमियत रखेगा, उसके बाद बात करेंगे बाद में। मगर हम 2 और मीटिंग्स की बात शायद जल्दी एक आध पॉइंट नाजरीन वो के टाइम सामने टाइम क्योंकि थोड़ा है, मेरा ख्याल है कि हमने उसके ऑकस पे भी जाना है, लेकिन एक चीज, एक जो जुमला उन्होंने बोला वो मुझे याद है। उन्होंने कहा कि व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है ना जी? तो मैं ये सोच रहा था कि इफ द वर्ल्ड हैज टू ट्रांसफॉर्म और ये वो इंडिया के रिफॉर्म से आएगा, तो व्हाई डजंट इंडिया रिफॉर्म? क्योंकि मसला तो ये है कि देखें, अभी मैं आई डोंट वांट टू एम्बैरेस यू, बट आज आज डॉटर्स डे की बात आ रही थी। तो जब डॉटर्स डे की बात आई तो देखें, इस वक्त भी 2000 बच्चियां जो हैं वो उनको मार दिया जाता है इंडिया में डेली। ये आपको फिगर्स का पता होगा। ये 2015 में मानिका गांधी साहिबा ने ये स्टेटमेंट दिया था, 2000 गर्ल्स एवरी सिंगल डे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि बच्चियां पैदा हों। तो ये देखें ना, ये कितने बड़े नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं। तो रिफॉर्म्स की जब बात आएगी तो इस तरह की चीजों को रिफॉर्म करना चाहिए ना जी। नहीं, इस पे ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो जनूबी एशिया की प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। मगर आप जानते हैं कि आप तो नामानिकार खुद हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो आप बाहर जाके ये नहीं कहेंगे कि कल जी 2000 हमारी बच्चों का कत्ल हुआ है, वो तो नहीं कहेंगे ना। तो अगर आप अखबार निकाल रहे हैं तो हेडलाइन में आप थोड़ी लिखेंगे कि मुंबई से दिल्ली जो कोई भी कल उड़ानें थी सब सेफली लैंड करी है। नहीं, आप क्या कहेंगे कि टायर बर्स्ट हुआ है, जो एक विमान हमारा जहाज मुंबई से गुवाहाटी जा रहा था। तो नेगेटिव चीजें तो सब जानते हैं, हमने इस पे काफी बहस की है। इस वक्त हम कह रहे हैं कि देखिए मुद्दे क्या है। जब एक मीटिंग जो स्कॉट मॉरिसन से हुई है और सूगा से हुई है, उसमें कॉमन पॉइंट्स हैं जिसका फायदा भारत के लिए नहीं है, मेरे ख्याल में जनूबी एशिया का फायदा है। वो तकनीक की बात हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो, क्या दोनों दो तरफी इलाकाई क्वाड की जो बात है उस पे हम कैसे मिलजुल के एक तरीके से, हाँ इसको कहा जा सकता है कि जो कोई भी चीन की हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं, जजुरुम पे कब्जा किया है, वहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनाई हैं, जो वहाँ पे मलेशिया हो या वियतनाम हो, फिलीपींस हो, बाकी ममालिक को डिसरिगार्ड करके जो कोई भी बाउंड्रीज थी उनको ट्रांसग्रेस किया है। मैं जंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वाड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है जो छोटे छोटे ममालिक हैं कि हमारे लिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ताकि कोई हमें कोयर्स न करे, हमें तंग न करे। एक लास्ट में मैं आपसे, जैसे उन्होंने सीईओ से बात की है, 5 सीईओ हैं, वहाँ क्या बात हुई है? वहाँ बात हुई है पहले कि हमें विवेक लाल से बात हुई है कि जनरल एटॉमिक्स हमें प्रेडेटर कैसे दे सकता है, सैनिक की वो जो ड्रोन है। शांतनु नारायणन जो सीईओ है एडोबे के, 5 से बात की, 2 उनमें से इंडियन ओरिजिन के हैं। तो उनको बोला है कि आप डिजिटल इंडिया में क्या मदद कर सकते हैं। मार्क विडवन जो है फर्स्ट सोलार, जो सूरज की एनर्जी, हमें वही एक मसला सारे आलम के लिए है, तो वो कैसे लाया जा सकता है। ये तो सबके साथ, ये हाँ, नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा टाइम कम रह गया, ऑकस की भी जरा बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि ये क्वाड भी है, एनजुस भी है, और फिर हमने ये देखा कि 5 आइस भी है, और फिर अब ऑकस भी आ गया है, और फिर इंडिया ने कहा कि ऑकस में हमें शामिल कर लें, तो उन्हें वो भी नहीं शामिल कर रहे हैं। तो ये वाई ओनली 3 लोगों को क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका? देखिए, अब तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे आपने मुद्दे उठाए हैं। पहला है कि 10 दिन क्वाड की समिट के पहले एक तरीके से ड्रामेटिक तरीके से इसकी ऐलान किया गया। 6 महीने से ये बात चलती आ रही है। मेरे ख्याल में आपसे मैं सहमत नहीं हूं कि हिंदुस्तान ऑकस में जाना चाहता था, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान ने
किसी तरह से एक तरीके से वेलकम नहीं किया जब ये अनाउंसमेंट हुई है, ऑकस क्योंकि की। इससे इससे लगता है कि क्वाड पे थोड़ा सा नेगेटिव असर हो सकता है। हम्म, तीसरी बात है कि ये अलायंस है। मैंने कम से कम 1000 बार आपके प्रोग्राम्स में कहा है, भारत, और ये मैं पिछले 30 साल से एनालाइज करता आ रहा हाँ, हूँ, भारत पार्टनरशिप जानता है, हम्म, भारत अलायंस नहीं जानता है। ठीक। अमेरिका सिर्फ अलायंस जानता है, उसे पार्टनरशिप कोई ये नहीं है। अब हम्म, पार्टनरशिप, पहले तो तालिबान को उन्होंने बिल्कुल तितर बितर कर दिया, अब उन हाँ, तालिबान के साथ ही पार्टनरशिप है, हम्म, अफगानिस्तान में सरकार है। तो मेरे ख्याल में हमें भी हिंदुस्तानियों को इतना भरोसा नहीं है रिलायबिलिटी का, मगर जब तक जहां तक आप चल सकते हैं जा हाँ, सकते हैं। तो ठीक। अमेरिका, भारत कभी अलायंस में नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि चीन जो है, नहीं, एक आप फ्लूक। आपने ये जो बात की रिलायबल वाली, तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका रिलायबल नहीं है? नहीं, देखिए, ये ये तो रिलेटिविटी की बात है। हाँ, ये आइंस्टाइन के आप उस लॉ ऑफ इलाके में जा रिलेटिविटी। रहे हैं। देखिए, सारे आलम में जो भी ममालिक हैं, वो अपने कौमी मिफाद को सेंट्रलिटी करते हैं, वो ठीक, अब ठीक, ज्यादा होगा। जब भाई लोग बाइपोलर वर्ल्ड था, उस वक्त आप आइडियोलॉजी में जा सकते थे, ठीक, मगर अब आइडियोलॉजी बिल्कुल खत्म हो गई है। हम्म, आप हमें बताइए मसला क्या है, तो मैं अपनी पॉलिसी बताऊं। ठीक, हर मुल्क यही कहता है, वो पॉलिसी होगी कौमी मिफाद के, इन अकॉर्डेंस विद कौमी मिफाद, और जो इशू बेस्ड और फंक्शन स्पेसिफिक हो। जैसे हाँ, मैंने कहा है, हम्म, इशू क्या है, फंक्शन क्या है, उसी से मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये देखिए कि अब अमेरिका और फ्रांस को देखिए क्या हुआ। हम्म, ये मसला आप देखिए ना, तो यहाँ पे तो वो कह रहे थे इंडो पैसिफिक में एक लहर आएगी जब हम हम्म, ऑकस की ऐलान करेंगे, मगर वो लहर आई या ना रही, वहां तो अटलांटिक में तूफान मच गया। हाँ, आपको याद होगा, वजीर खारजा फ्रांस ने कहा कि आपने बेरहमी से झूठ बोला एक है। छुरी मारी है हमारी हम्म, कमर और पेट को, हाँ, और हमारा जो 90-92 अरब डॉलर का डील था ऑस्ट्रेलिया के साथ कि हम उनको सबमरीन देंगे, हाँ, तो उसको एक 2 मिनटों में आपने चुरा दिया, चुराया। हाँ, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो यही आपको बता रहा है कि आलम में जो मैं ट्रेंड लाइंस की बात कर रहा था। हाँ, तो एक और जो है कि ये ऑकस जो है मिलिट्री अलायंस है, ये एक तरीके से क्वाड को कमजोर कर रहा है, दूसरे तरीके से क्वाड को, यही कॉन्ट्रडिक्शंस है, हम्म, क्वाड को ताकत दे रहा है, क्योंकि ये क्वाड का इनर सर्कल है। अगर कुछ खुदा न खास्ता कल एक जंगी रास्ते पे जाना पड़े हाँ, अमेरिका को और चीन को, तो ये अमेरिका और बाकी अलाइज जो हैं उनके, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी ममालिक हैं उस इंडो पैसिफिक में, उनके लिए ये एक बहुत ही अहम मुद्दा हो सकता है। क्योंकि ये सबमरीन जो है, आपको नाजरीन को ब्रीफली हाँ, समझा दूं, ये न्यूक्लियर सबमरीन, इनके पास कोई जौहरी हाँ, हथियार नहीं है, हाँ, ये इनके सिर्फ पास न्यूक्लियर पावर्ड है। न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे वो हम्म, पावर करते हैं। ठीक, ठीक। हमारे यहाँ भी आप जानते हैं, ये भारत एसएसएन्स के, जो होती हैं, एसएसएन्स। जी हाँ, जी हाँ, न्यूक्लियर पावर्ड है। हम्म, तो अब ये है कि साइबर में जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग करेंगे, उसके साथ। लेकिन इसमें मतलब टाइम कम है। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि एक तो फ्रांस का आपने बताया कि रिएक्शन आया बहुत ही नेगेटिव, साथ ही जो जिसको ये टारगेट कर रहे हैं चाइना का, आपने देखा होगा कि मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि कि ये ज़रा देखिएगा कि उन्होंने किस तरीके से उसको रिएक्ट किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो आपने किया है, ये ग्लोबल टाइम्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बाकायदा उन्होंने थ्रेट किया है। इफ ऑस्ट्रेलिया डेयर्स टू प्रोवोक चाइना मोर ब्लैटेंटली बिकॉज ऑफ दैट और इवन फाइंड फॉल्ट मिलिटरीली, चाइना विल सर्टनली पनिश इट विद नो मर्सी। और उन्होंने कहा है कि जो पहले लोग मारे जाएंगे वो ऑस्ट्रेलियंस ही होंगे। तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं चाइना ने इसके बारे में, ग्लोबल टाइम्स में है। नहीं, ये तो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना वाज फ्यूमिंग, हाँ, फ्यूमिंग, हाँ, मतलब इतना गुस्सा रहा। क्योंकि एक तो क्वाड है, अब उसके बाद आपने ऑकस लगा दिया है, मगर चाइना को खुद सोचना है। मैं अपनी अपने मुल्क की बात कर सकता हूँ आपके नाजरीन ठीक, के सामने। ठीक, आपको याद होगा 2014 तक हमारे रिश्ते बरकरार थे, ठीक थे,
कभी कभी थोड़ा सा टेंशन आता है, मगर ये रिश्ते नोज डाइव क्यों किए, उसकी एक ही वजह है, चाइना। क्योंकि 14 में जब मोदी साहब उनको झूले में, अहमदाबाद में उनको झूले पे घुमा रहे थे, उसी वक्त चुमार में उनके पीएलए के हमको कहा गया, हम एनालाइज कर रहे थे, हमको कहा गया कि नहीं ये पीएलए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में थोड़ा सा टेंशन है, इसीलिए ये हुआ है। मगर डोकलाम क्यों हुआ? वो जानते हैं कि भूटान और इंडिया की डिफेंस ट्रीटी है और हमको उनकी मदद के लिए आना जरूरी है, नहीं तो भारत की क्रेडिबिलिटी कम होगी। तो वो डोकलाम में घुसे। 2017 की बात है, उस पर 2 साल भी नहीं हुए, 2.5 साल भी नहीं हुए 2020 में। तो जो उससे आपने ये पहले कितनी बार सवाल पूछा है, भारत अमेरिका की तरफ क्यों जा रहा है, उसको कंपेल किया गया है चाइनीज एक्शन में। मैं हमेशा पूछता आ रहा हूं कि उनके अगर शी जिनपिंग एक माओ जेडुंग और डेंग शाओपिंग बनना चाहते हैं, तो उनको डेंग शाओपिंग के ख्यालात को पॉलिसीज में लाना है। आपको अपनी कांग्रेस 2022 अगले साल अक्टूबर में कांग्रेस पीपल्स कांग्रेस है, तो वो शायद उनको एक्सटेंशन नहीं देंगे। क्या एक्सटेंशन के लिए वो आलमी जंग करना चाहते हैं? ये तो चीन को सवाल पूछना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की सॉफ्ट पॉलिसी रही है, मगर इसलिए उनको कंपेल किया गया कि अमेरिका के साथ जाएं। लेकिन वो चाइनीज से जब बात करते हैं तो चाइनीज को अपनी स्टोरी सुनाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इंडिया ने, जाहिर है कि वो उनका अपना एक वर्जन है, वो कहते हैं कि इंडिया हजारों मील दूर बैठे हुए अमेरिका के साथ तो दोस्ती कर रहा है और हमारे साथ दुश्मनी करता है, तो फिर हम भी फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो जाहिर है हमारी भी चाइनीज के जो स्कॉलर्स हैं, एनालिस्ट हैं, रेगुलरली बातचीत होती है, वो हमें भी यही कहते हैं और हम भी वही कहते हैं। हम वो कन्विंस है, मगर वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके देखिए ना, हम और आप इस वक्त दोनों जमहूरियत है, पाकिस्तान हो, हम हैं, कनाडा हो, मगर खुल्लम खुल्ला बात होती है। चीन कैसे खुल्लम खुल्ला? जब तक कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की क्लियरेंस ना आए, कोई आलमी लेवल पे कोई बातचीत होगी नहीं। अब एक और जो है कि देखिए कि हम ऑकस की बात कर रहे थे, अब इसको हमने देखना, अभी तो शुरुआत हुई है, ये किस रास्ते पे जाएगा, कैसे जाएगा। और क्वाड, जी हाँ, क्वाड में जो है, देखिए इसके बड़े बड़े नए रुख आ रहे हैं। एक तो वैक्सीन प्रोडक्शन और स्ट्रैटेजी, तो आपको याद होगा हमें रोकनी पड़ी। अब क्वाड में ये पूरे आलम को वैक्सीन जो प्रोडक्शन होगी हिंदुस्तान में होगी, पैसा जापान से आएगा, लॉजिस्टिक्स ऑस्ट्रेलिया की होगी, तो ये उस पर पाकिस्तान के, जैसे मैंने कहा है, इसमें अब चूंकि टाइम कम बल्कि खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह इस पे हम दोबारा भी बात करेंगे। इमरान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का विजिट भी और ऑकस का भी मामला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इंशाल्लाह इस पे हम बातचीत जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट वीक जी। बहुत थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ और आई होप योर नाज़रीन हैव एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि हम बड़े ऑब्जेक्टिवली और एनालिटिकली जो मसाइल हैं आपके टेबल पे लाते हैं, और उसमें ज्यादा इमोशन कोई नहीं है, ना तो इंडिया पाकिस्तान का इमोशन या इंडिया चाइना का इमोशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।